भारत एक विकासशील देश है और हमारे देश की इकोनॉमी तेजी के साथ में बढ़ रही है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके साथ में, बहुत सारे विकल्प हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं और उन बहुत सारे विकल्पों में डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतर विकल्प क्यों है, इस एपिसोड में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। हर इंडस्ट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और कंपटीशन फेज। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करना चालू कर देंगे तो भारत में टैक्स बहुत आएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर करोड़पति अरबपति लोगों को देखा कि वो व्यक्ति कमाने वाला था, वो चला गया तो उसका परिवार बिखर जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का विज्ञान। जी सर। किताब लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और उद्देश्य क्या रहा? बुक लिखने के पीछे एक ही कारण है कि आप किसी के दबाव में मत आइए। 2, 4, 10 कैंसर हैं जो ठीक नहीं होते, नहीं बाकी का अगर सही समय पे इलाज हो जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। 80 to 90% लोगों का लीवर फैटी हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे अक्सर अनुरोध करते हैं, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और ये भी अनुरोध करते हैं कि कंपनी का नाम नीचे मत लिखिए और उसका आप हमेशा ख्याल रखते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हमारे मेहमान मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, 10 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। एक लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग विज्ञान। इसके साथ में नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, साथ में स्वस्थ कानपुर विकसित कानपुर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के समाज सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करें बहुत उत्साह के साथ में। डॉक्टर अमरनाथ कश्यप हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच भट्ट सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए और आपके दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपका दर्शकों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लगातार हम लोगों को प्यार बनाए रखे हुए हैं और लगातार हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हर सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे जो आपकी मास्टरी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपकी लाइफ जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। कानपुर देहात में मेरा एक गांव है, वहाँ पे मैं जन्म हुआ मेरा। जी। बचपन से एक सपना था कि गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। और उस समय पे जब बहुत बचपन, इसको हम बोल सकते हैं कि अफर्मेशन भी हुआ कि मैं जो सोचता गया वो उसी तरीके मेरे साथ घटित हुआ। और गांव में एक चीज़ ये थी कि सरकारी नौकरी में जाने के लिए घूस लगता है, ऐसा कुछ सुनने को मिला था, लेकिन बोला गया कि एयरफोर्स में वहाँ घूस नहीं लगता है। तो बचपन से मैं 2nd 3rd स्टैंडर्ड पे था, तो वहीं से मेरे दिमाग में अफर्मेशन हो गया कि मुझे एयरफोर्स में जाना है। और एयरफोर्स की धीरे धीरे इंटर पास आउट हुई, इसके बाद एयरफोर्स की तैयारी करने गए। फाइनली एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गए और किसी कारणवश अफर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम मेरा नहीं निकला, लेकिन साथ के दोस्त थे, उन लोगों ने बोला कि कई लोगों ने कि नहीं मेरा निकल गया घर से, उसी तरीके उनको कॉपी करके, वही 16-17 साल एज रही होगी, हमने भी बोला। और इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंने दिया और मेरा फिर एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद रीमेडिकल हुआ, रीमेडिकल के बाद इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू तो वो पहले तुरंत हो जाता था, लेकिन वहाँ पे फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया, वहाँ गए। और चूंकि जो मैंने जो अफर्मेशन कर रखा था कि एयरफोर्स से हम बाहर हो चुके थे, तो वही मेरे साथ घटित हुआ। ज्वाइनिंग में जाके इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू देने के बाद फिर वहाँ से मुझे स्टैंड बाय में थे, वापस भेज दिया गया। वापस जब आए तो काफ़ी दुख हुआ, लेकिन बाद में आज मुझे समझ में आता है कि ईश्वर ने मुझे क्यों वापस भेजा था। क्योंकि हमारे भगवान गीता में एक लाइन कही गई है जो करता है, जो तू करता वही है जो तू चाहता है, और मैं करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो आज समझ में आती है। वहाँ से आने के बाद मैं फिर SSC CGL की तैयारी की और उसका हमने निकाला, प्री निकाला, मेंस नहीं निकाल पाए। इसके बाद IBPS PO का निकाला, प्री निकाला, मेंस नहीं निकाल पाए, और कई एग्ज़ाम निकाले। उसी के साथ साथ जब देखा कि फैमिली के हमारे काफ़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, तो मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स कर लिया। नेचुरोपैथी का कोर्स करते करते समय पे हमारे पास बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के आते गए। डायरेक्ट सेलिंग के लोग जब आते थे तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान के बारे में स्टडी करते गए। फिर कुछ हमने एजुकेशन ली और धीरे धीरे करके सफलता हासिल करी।
और फिर धीरे धीरे जब डायरेक्ट सेलिंग में ही अच्छे प्रोडक्ट को बढ़ाया, लोगों को ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट मिले, तो कुछ डॉक्टर्स अच्छे मिले, उनके हमारे ऊपर नज़र पड़ी, जिसमें हमारे GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो फार्मेसी के HOD रहे, उन्होंने मुझे बहुत सारी गाइड करने के बाद धीरे धीरे हमारा स्वस्थ कानपुर विकसित कानपुर अभियान को लेकर डॉक्टर सिद्धांशु राय सर के साथ डिस्कशन हुआ, जो हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स की टीम है जिसका नाम है कानपुर हेल्थ कमेटी। अच्छा। इसका इंफॉर्मेशन इसका बनाने के पीछे जो मेन मकसद था कि बहुत सारे कंट्री में देखा गया ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है, कौन सी दवाएं कब खानी कब नहीं खानी है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, लेकिन भारत में चूँकि अभी ऐसा कुछ नहीं था, तो डॉक्टर्स जो थे हमारे साथ, उनके साथ जब डिस्कशन होना चालू हुआ तो वो डॉक्टर भी इंटरेस्टेड हुए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमारे साथ इस समय कानपुर के जितने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हैं, IMA के भी प्रेसिडेंट और सचिव जो हैं वो भी अपने साथ में हैं। अच्छा। इसके अलावा मल्टी थेरेपी डॉक्टर हैं, आपके आयुर्वेदा से लेके नेचुरोपैथी होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। इसके अलावा JK कैंसर एक बहुत बड़ा संस्थान है, कैंसर हॉस्पिटल, उसके रिटायर्ड डायरेक्टर सर हैं अपने साथ में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन से रिटायर्ड वो भी पर्सन अपने साथ में है। तो एक अच्छे लोगों के कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर में कार्डिक सर्जन है, उनका बहुत ही वायरल हुआ, वो भी हमारे साथ में है, जिन्होंने तो एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं। जी सर। अमरनाथ जी। जी सर। पहले स्वस्थ कानपुर और विकसित कानपुर में बातचीत करते हैं। जी सर। इसके तहत आप क्या करते हैं कानपुर में, मतलब लोग स्वस्थ हों उसके लिए क्या कर रहे हैं आपकी संस्था? और मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि उससे समझ के हिंदुस्तान के जो दूसरे देश और गांव के लोग हैं वो भी शिक्षा लें, प्रेरित भी हों, और एक उनको रोड मैप भी मिले कि वो भी वैसा कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप बताइए प्लीज। बेसिकली सर, आज देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और वो बीमारियों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। नो डाउट, जैसे हमारा कानपुर हेल्थ कमेटी में डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुद मानते हैं, बताते हैं कि एलोपैथ इमरजेंसी बहुत बढ़िया काम करता है और सर्जरी पे बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन बीमारियां जो डिजनरेटेड बीमारियां हो रही हैं वो टॉक्सिन्स के कारण, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स आ रहा है और न्यूट्रिशंस की कमी में, तो वो लोग भी मानते हैं कि हाँ इस पे हम लोग इसके स्पेशलाइजेशन नहीं, हमारा स्पेशलाइजेशन जिस डिपार्टमेंट का है उस पर हम बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण है कि कुछ डॉक्टर करना भी चाहते हैं, तो चूंकि उनके पास OPT में इतने पेशेंट की लाइन लगी है कि उनके पास समय का अभाव है, तो वो लोग हमको क्या करते हैं कि हमको एडवाइजरी दे देते हैं, हम लोगों को डिस्कस कर देते हैं, उसको हम लोग आगे चल के लोगों को पब्लिक में जागरूक करते हैं। और मेन उद्देश्य जो हमारा है कि अभी कानपुर से स्टार्ट हुआ है, कानपुर से स्टार्ट करके ये हमारा स्वस्थ कानपुर विकसित कानपुर हमारा कानपुर का है, इसको लेके जिले वाई जिले में लेके जाएंगे और इसके भारत के हर शहर में इसको लेके जाएं, जिससे हमारे उस शहर का नागरिक स्वस्थ रहेगा तो उसका विकसित होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं बहुत सारा पैसा हमारा उस व्यक्ति का, उस परिवार का बीमारी पे चला जाता है। जब बीमारी पे इतना ज़्यादा पैसा चला जाता है तो जो बेसिक जानकारी, बेसिक हमारी प्रायोरिटी होती है पैसे की, वो हमारी जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं हो पाती हैं और कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाता है। तो बेसिकली आप लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई हेल्दी रहने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी सर। हाँ, इसके लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर, एक बहुत बड़ी रिसर्च हमारे सामने आई और उस रिसर्च जब आई तो हमने उस पर गहन अध्ययन किया और बहुत सारे डॉक्टर के साथ अध्ययन किया है। एक रिसर्च आई कि 98% डेथ इज ड्यू टू डिजीज एंड 90% डिजीज आर कॉजेड बाय टॉक्सिन्स। मीन्स जितनी मौतें हो रही हैं उसका 98% किसी न किसी बीमारी से है और 90% कारण बीमारी का टॉक्सिन्स हैं। और सबसे बड़ी बात की है, टॉक्सिन्स के बारे में अभी मार्केट में लोग अनभिज्ञ हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कि टॉक्सिन्स क्या है। तो टॉक्सिन्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके हमारे फिजियोलॉजी में जाके काम करता है, जाके उसकी हम जानकारी देते हैं। अब वो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं तो टॉक्सिन्स आ कहाँ से रहा है, लोगों को जानकारी का अभाव है, लोगों को पता नहीं है। टॉक्सिन्स हमारे खेतों से आ रहा है, यूरिया DAP पेस्टिसाइड जो डाला जा रहा है। इसके अलावा जितने प्रिजर्वेटिव, जितने पैक्ड आइटम है, जितने भी पैकेट बंद डिब्बा बंद है, उसमें अगर प्रिजर्वेटिव है तो उसमें भी टॉक्सिन्स है। हम लोगों ने देखा है कि गांव से हम लोग जुड़े रहे कि गांव में बचपन में देखते थे गेहूं का आटा पिसाया जाता था और आटा अगर रख दिया जाता तो 1 महीने के अंदर उसमें कीड़े पड़ने लगते थे सर। आज देखते हैं कि 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल के भी कभी कभी पैकेट जो मिल्स की होती हैं उसमें बोरियों का आटा सही रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केमिकल हैं। इसके अलावा मार्केट में लोगों को जानकारी का अभाव है, क्योंकि मार्केट में जो दूधिया दे रहे हैं दूध,
उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव लगाते हैं। जो दूधिया दूध लेके आ रहा है, कुछ ऐसे सामने एग्जाम्पल लेके आए कि उनको केवल ये बता दिया गया कि ये एक केमिकल है, इसकी 2 बूंद दूध में डाल दीजिए, आपका दूध नहीं फटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि क्या है, किस तरीके काम करता है। तो उसमें पता चला कि फार्मेलिन केमिकल जो होता है, जो डेड बॉडी को ज़्यादा सड़ने से बचाने के लिए बचाया जाता है, वो उसमें लगाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग, जो नॉनवेज खा रहे हैं उसमें बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, केमिकल होते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं, उसका भी बहुत सारा शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जा रहा है। इसके अलावा सर लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, हैवी मेटल्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और हम लोग जब देखते हैं, चेकअप कराते हैं, तो फिर जब पैथोलॉजी की जांच आती है तो बहुत सारी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनका पैथोलॉजी जांच कराने से उसको पता नहीं चलता क्या है। लेकिन जब हैवी मेटल से जांच कराते हैं तो उसमें निकल के आता है कि हैवी मेटल्स हैं। ये सब शरीर के अंदर टॉक्सिन जा रहा है। आप कहता कि जाता किस तरीके के हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमने जो भी खाया, खाने के बाद हमारे शरीर में खाने के साथ गया और रस बना, तो वो हमारा सबसे पहले हमारे शरीर का एक अंग लीवर है। लीवर को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो लीवर इस तरीके काम करता है, जैसे किसी सोसाइटी का या किसी अपार्टमेंट का गार्ड होता है, उसको एक कमांड दी जाती है कि इनके मकान यहाँ पे है, इनको चेक करना है, बाकी जो आएंगे जिनको जाने देना है और बाकी जो आएंगे उनको चेक करना है। लेकिन वहाँ एक अगर से कंडीशन होती है कि अगर कहीं दंगा हो जाए, ज़्यादा भीड़ आ जाए, तो वो गार्ड उनको चेक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके का सर हमारे लीवर के साथ होता है, क्योंकि लीवर हमारा खुद डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लेकिन लिमिट से 20 से 25 गुना जब ज़्यादा टॉक्सिन जा रहा है, कम ज़्यादा भी हो सकता है कि औरज मैंने बताया, तो हमारा लीवर डिसऑर्डर होने लगता है, फिर फैटी होता है। आज आप देखेंगे कि मार्केट में लगभग 80 to 90% लोगों का लीवर फैटी हो रहा है या लीवर की कोई ना कोई समस्या आ रही है। तो उसका बहुत बड़ा कारण शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है। इसके अलावा जब ये टॉक्सिन्स हमारा शरीर में जाता है, धीरे धीरे आंतों में जाता है, आते हैं, चूँकि जो भी खाना खाते हैं उसको रस में बनाते हैं, और रस के साथ साथ हमारे जो शरीर के जो भी बिलाई के माध्यम से वो न्यूट्रिशन शरीर के ऑर्गन्स में जहाँ जिस ग्लैंड्स में जिस सेल्स में जाना चाहिए वहाँ जाता है। उस रस के साथ में हमारा टॉक्सिन्स केमिकल जा रहा है, सेलुलर लेवल पर टॉक्सिन्स चला जाता है। फिर इसके बाद रस से ब्लड बन रहा है, आगे चल के प्रोसेस होके ब्लड, अब चूँकि गंदा रस जाएगा तो गंदा ब्लड बनेगा, गंदा ब्लड जाएगा तो वो हमारा किडनी के ऊपर समस्या है, क्योंकि किडनी हमारे ब्लड का फिल्टरेशन कर रही है, वो किडनी के ऊपर लोड डालती है। इसके बाद धीरे धीरे और बढ़ता है तो किडनी में यूरिक एसिड का बढ़ना, ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो यूरिक एसिड का बढ़ना। इस समय सबसे ज़्यादा केस निकल रहे हैं आपका सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना। आज के 15-20 साल पहले इतने केसेस नहीं थे। हमारे तो कई फ्रेंड हैं जो डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हैं, बताते हैं कि क्या इस समय स्थिति है। उसका बहुत बड़ा कारण हमारा टॉक्सिन्स है। फिर धीरे धीरे यही अगर टॉक्सिन्स हार्ट में जाएगा तो हार्ट की समस्या पैदा करेगा। नसों में वेस्कुलर इलास्टिसिटी कम हो रही है, जिससे बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही है। बीपी लो, बीपी हाई, एक ही पेशेंट पे बहुत बड़ा कारण टॉक्सिन्स हैं। बहुत सारे कारण, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर हमारा टॉक्सिन्स का है। फिर अगर यही टॉक्सिन्स अगर ज़्यादा हमारी पैनक्रियाज में भी है तो पैनक्रियाज का इंसुलिन सिक्रेशन कम होने लगता है, तो शुगर की समस्या होना। आपका हार्ट में गया तो हार्ट की समस्या होना। फेफड़े में अगर टॉक्सिन से अगर ब्लड सर्कुलेशन से जा रहा है तो आपका, चूंकि फेफड़े में हमारा हवा से भी जा रहा है और ब्लड सर्कुलेशन से भी जा रहा है, तो फेफड़े की समस्या होने की संभावना रहती है। ब्लड सर्कुलेशन से हमारे जॉइंट्स पे, जैसे हमारा होता है ब्लड सर्कुलेशन से यहाँ जाता है तो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे प्रॉपर काम नहीं करते। इंसुलिन, आपका साइनिवल फ्लूइड का सिक्रेशन होता है वो कम होना चालू हो जाता है, जॉइंट की समस्याएँ और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज होना स्टार्ट होते हैं। जिसमें से कि आप देखेंगे कि हमारा कैंसर का भी कारण शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का जमा है। होते बहुत सारे कारण हैं, चूँकि हमारे साथ जेके कैंसर के रिटायर्ड डायरेक्टर सर हैं, वो बताते हैं 280 तरह के कैंसर होते हैं। कुछ कैंसर होते हैं जो कुछ नहीं, 2-4-10 कैंसर हैं जो ठीक नहीं होते, नहीं बाकी का अगर सही समय पे इलाज हो जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। ग्रेट, ये तो बहुत डिटेल में आपने बता दिया डॉक्टर साहब, और काफी डराने वाली सिचुएशन है और डरने वाली सिचुएशन है। तो अभी मेरी बात पूरी नहीं से, प्लीज मेरा ये लोगों को बताना है कि ये सब समस्याएं हो रही हैं, उसका समाधान क्या है आपके पास। समाधान देखिए, एलोपैथ में आपका इमरजेंसी पे बहुत बढ़िया करता है, सर्जरी के लिए बहुत बढ़िया है, वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड एलोपैथ के स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर हैं, लेकिन वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेद या नेचुरोपैथ का सहारा लेते हैं और पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन ही हमारे शरीर का हर एक बीमारी से बचाने का एक रास्ता है। अगर उसको प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों को बताते हैं
कि जैसे गाड़ी उसी तरीके हमारा शरीर है। सपोज गाड़ी में अगर एक इंजन है तो हमारा हार्ट हमारे शरीर का इंजन है। गाड़ी में अगर ऑयल फिल्टर जो काम कर रही है वो हमारी किडनी का कर रही है। गाड़ी में एयर फिल्टर जो काम कर रहे हैं वो हमारे फेफड़े कर रहे हैं। समय समय पे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। आप शरीर की सर्विसिंग भी करना चालू करिए। शरीर का सर्विसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो आपके शरीर से अगर डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो हर बीमारी छुटकारा मिल जाएगी। और साथियों, आप समझ सकते हैं और आप अपने लोगों को, प्रॉस्पेक्ट को बता सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन अगर करेंगे तो आप कितना पैसा बचा लेंगे। क्योंकि बहुत सारे इमरजेंसी में जो आपका पैसा लगता है, इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ता है, वो पैसा बच जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे जो फिट एक्टर हैं अक्षय कुमार जी का कहना है। उनका वीडियो आया है, कभी ज़रूरत पड़ेगी वो वीडियो दिखाएं कि जिस तरीके से शरीर की सर्विसिंग होती है उसी तरीके शरीर की सर्विसिंग, गाड़ी की सर्विसिंग होती है उसी तरीके शरीर की सर्विसिंग होती है। ग्रेट। अमरनाथ जी, डिटॉक्स का एक तरीका तो ये हो गया कि हम नेचुरोपैथी सेंटर जाएं जी सर, और वहाँ पे जाके रह के हम ट्रीटमेंट लें। जी सर। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में इतना पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। एक आदमी अगर घर पे ही डिटॉक्स करना चाहे, क्योंकि जो आपने चीज़ें बताई खाने पीने में सब जगह कुछ ना कुछ केमिकल्स हमारे यहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें अपने रूटीन में कि समय समय के साथ साथ में उसकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर आपने लिया। एक्चुअल हमारे आयुर्वेद में लिखा भी गया है कि ऋत बुक, हित बुक और मित बुक। हमें समय समय पर, जैसे क्या होता है, कुछ लोग अगर बाहर खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब ना खाएं। ऋतु के अनुसार अगर फ्रूट्स, फलियाँ, सब्जियां खा रहे हैं तो वो भी आपका ठीक कर रहा है। इसके अलावा आपका हित का, जो शरीर को चाहिए वही खाना है, हित बुक में जो चाहिए वही खाना है। जो बहुत सारे क्या होता है कि जिस सीजन में अगर कोई फ्रूट्स, अगर वेजिटेबल नहीं आ रहा उसको खाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपका टॉक्सिन्स आने की संभावना रहती है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास आयुर्वेदा है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर में तो एंशिएंट तरीके से जो भी उनका है प्रोसेस, उससे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से अगर आयुर्वेदा या सप्लीमेंट यूज करना चालू करते हैं, उसमें कुछ कम्बिनेशन होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और हमारे पास इस तरीके के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि लोगों का शरीर में बहुत बड़ा चेंजेज आया, विथ पैथोलॉजी रिपोर्ट है, और धीरे धीरे उनकी बीमारियां ठीक होने लगी। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी दवाइयां लोग खा रहे हैं, उस दवाइयों के साथ अगर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। बस मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जिस डॉक्टर की दवाएं ले रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करना, उसके सुपरविजन में उनसे डिस्कस करके लेना है। और दूसरी चीज़ें देखनी कि आप जो भी आयुर्वेद का प्रोडक्ट लें या सप्लीमेंट लें, उसका देखिए रिसर्च बेस होना चाहिए। अगर रिसर्च बेस नहीं है या ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी अगर आ गई और पता चला एक कमरे से खुल के चालू कर दिए उसने और क्या डाल के, अगर उसका अगर विश्वास पात्र नहीं है तो वो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बड़े ब्रांड का या रिसर्च बेस, जिसके पास रिसर्च पेपर हैं या उनके पास साइंटिस्ट हैं, उनके प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो आपको ज़बरदस्त अल्टीमेट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दैट्स ग्रेट। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं डॉक्टर साहब। जी सर। जी सर। आप 10 साल से ज़्यादा समय से डायरेक्ट सेलिंग में हैं। जी सर। और आप नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हैं, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए नौकरी पाने के लिए। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करनी चाहिए एक व्यक्ति को आज के समय जब बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके पास? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, और ज़रूरत भी लोगों को है, क्योंकि लोगों को गाइड करने की ज़रूरत एक तो है। तो अगर भारत में देखा जाएगा, एक WHO का एक स्टेटमेंट आया था कि हेल्दीनेस इज ए स्टेट वेल बीइंग दैट कवर फिजिकल, मेंटल, सोशियो एंड इकोनॉमी। स्वस्थ, कंप्लीट स्वस्थ व्यक्ति वही है जो सामाजिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आर्थिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर आप देखेंगे चारों के चारों पैरामीटर को पूरा करने वाली इंडस्ट्री मार्केट में अगर कोई है तो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो शरीर हर आदमी को चारों तरह से उसको फिट कर रहा है। इसको बहुत सारे आगे हम आपको बात करने वाले हैं कि किस तरीके से है। आज हम जिस सिचुएशन पे बैठे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। MSME की वेबसाइट पे आप देखेंगे, चेक करेंगे तो लगभग 150 करोड़ की आबादी में 56 करोड़ की आबादी ऐसी है जो यूथ है, और उनमें से 40 करोड़ की ऐसी एक एवरेज है जो बेरोजगार है। अब बेरोजगार है, हर आदमी के पास पैसा नहीं कि व्यापार कर सके, ना इतनी नौकरियां हैं। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट नौकरी भी उतनी नहीं है, उसका स्थिति आप देख सकते हैं।
कि अगर 5,000 वैकेंसी या 10,000 वैकेंसी आती है तो 5-10 करोड़ फॉर्म पड़ जाते हैं। तो जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसका एक ही कारण है कि वैकेंसी नहीं है और यूथ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। और बेरोजगार है, सबके पास पैसा अगर नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर 80 से 90% व्यक्ति हैं जो मिडिल क्लास हैं, उतना पैसा नहीं है। तो उनके पास पहले क्या होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो लोग छोटे मोटे काम कर लेते थे। क्या काम कर लेते थे? किसी ने सब्जी की ठेली लगा ली, किसी ने और काम कर लिया, मीन्स किसी ने पान की दुकान खोल ली, 1,50,000 रुपए के जो बजट में कर लेते थे। लेकिन आज पढ़े लिखे व्यक्ति को 1,50,000 रुपए के बजट में अगर कोई व्यापार करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ से वो अपना 1,50,000 भी न लगाए, वो 10-20 हज़ार रुपये से या 5-10 हज़ार रुपये से आप व्यापार स्टार्ट करके वो लाखों करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी उसके पास है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग ये। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक डायरेक्ट सेलर जब यहाँ की एजुकेशन लेके निकलता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करता है। जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया है, एक हमारा समाज की सेवा करना, परिवार की सेवा करना और देश की सेवा करना। जी, देश की सेवा करना, बहुत सारे लोग कहेंगे देश की सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर जब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसका जीएसटी देता है। हो सकता है आपका क्वेश्चन हो सर कि जीएसटी तो बहुत सारे लोग मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की नज़र में भी है, लोगों को भी पता है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि बिना जीएसटी दिए प्रोडक्ट खरीद सके। हाँ, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हम किराने की दुकान में जाते हैं तो बहुत बार पक्का बिल नहीं देते, पर्ची पे लिख के दे देते हैं। जी सर। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर बिल मिलेगा तो वो सेंट्रल सर्वर के साथ में अटैच्ड होता है। जी सर। और पक्का बिल ही मिलेगा, प्रॉपर जीएसटी और टैक्सेस उसके पास में जाएंगे। क्लोजिंग होगी तो पक्का बिल ऑटोमेटिक मिलेगा। जो भी हमारे पास पैसा आता है वो टीडीएस कट के आता है। अब सरकार को टैक्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी हमारी देश की सेवा। अगर भारत सरकार आगे चल के, हम लोग इस पर लगातार प्रयासरत हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें बना के देने जा रहे हैं। अगर भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को अपने मंच से प्रमोट करना चालू कर दें, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी जब लागू किया था तो अपने मंच से उन्होंने प्रमोट किया था। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करना चालू कर देंगे तो भारत में टैक्स बहुत आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला इंडस्ट्री आगे चल के बढ़ने वाली है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा टीडीएस देने वाले लोग बाहर हैं। तो ये हमारा समाज की हमारा देश की सेवा हो गई। इसके बाद समाज की सेवा कैसे हो रही? समाज की सेवा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का ऋण भी है सर। अब जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश में हमारे 3 ऋण है। एक तो हमारा परिवार का ऋण है, दूसरा हमारा समाज का ऋण है, तीसरा हमारा देश का ऋण है। क्योंकि अगर देश का ऋण हम नहीं चुका रहे हैं तो हम एक आदर्श नागरिक नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं, लेकिन हमारे देश ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और अच्छे से हम अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं। तो एक हमारा देश की सेवा कर रहे हैं, देश का ऋण अदा कर रहे हैं। दूसरा हमारा समाज का ऋण अदा करना होता है। क्या ऋण अदा करना है कि समाज में देख रहे हैं हम अगर सफल हो गए तो समाज के लोगों को भी सफल कराएं। समाज के लोगों को किस तरीके सफल कराएं कि समाज में जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाए। कहा गया सर, हम लोग जैसे समाज सेवा करते हैं कानपुर में, तो जाड़ा आया, हम लोग कंबल बांटने पहुंचे। तो क्वालिटी समाज सेवा हम केवल डायरेक्ट सेलिंग से कर सकते हैं। कम क्वालिटी या क्वालिटी के स्टैंडर्ड जहाँ नहीं किसी तरीके कर सकते। हम लोग जब कभी कंबल बांटने जाते हैं सर, तो कंबल बांटने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति को दे रहे हैं पता चला पहले से 10-12 कंबल रखे हैं। अब वो व्यक्ति इस तरीके बात करता है कि बाबूजी कंबल तो बहुत हमारे पास मिल गए हैं, वो 150 वाली बोतल अगर दिला दो तो हमारा आज का काम चल जाएगा। हो सकता है आप सब लोग समझ रहे होंगे, मीन्स शराब की तक की मांग करते हैं। लेकिन यहीं पे जो पैसा है हमारे पास समाज सेवा करने जा रहे हैं, उसी से अगर किसी बेरोजगार के लिए, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर हम रोजगार सेट कर दें, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन दिला दें और उसको रोजी रोटी कमाना सिखा दे, तो ये सबसे बड़ा हमारा समाज सेवा हो जाएगी। वो जब पैसा कमाएगा तो वो एक सफल व्यक्ति हजारों लोगों की जिंदगी परिवर्तित करके लाएगा, तब देश का असली विकास होगा। तो एक तो समाज सेवा हम अच्छी करें, तीसरी सर हमारा परिवार की, क्योंकि हमारे परिवार के लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। हमारे पिताजी ने पढ़ा लिखा के जिन दुनिया में लाए, पढ़ा लिखा के हमें इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया। हमारी बहन भाइयों ने इसमें योगदान दिया, हमारे मदर ने योगदान दिया, हमारे रिश्तेदारों ने योगदान दिया।
हमने जिसको शादी करके लाया उन्होंने हमारी सफलता पे योगदान दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर पा रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हम चेक करें क्या उस काम को करते हुए वो अपनी उनकी परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम अदा कर पा रहे हैं। उनसे कभी हमने बैठ के बात करें कि उनके सपने क्या हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या हम उनको पूरी कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों, आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कम पैसा या बिना पैसा लगाए यहाँ से आप उनकी जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा कर सकते हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? हमारा बेटा, जैसे सपोज एग्जांपल हमारा बेटी है, अभी छोटे हैं, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे तो बेटा बेटी जो भी है, पता चला उनको नीट की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है या उनको IIT की में या पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर हमारे पास उस समय पे उनके बच्चों के हमारे सपने हैं, लेकिन हमारे पास अगर पैसा नहीं है और उनके सपने जब पूरे नहीं कर पाते हैं तब उनके सपने टूटते हैं, तो बहुत बड़ा तकलीफ आपको होगी, बच्चों की होगी। कई बार ऐसी स्थिति आ रही जो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के सपने जब पूरे नहीं करते हैं तो वही बुढ़ापा में बच्चे भी उनको साथ छोड़ देते हैं और बोल देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कई बार लोग वृद्धाश्रम में भटकते हैं, कई बार लोगों की मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। तो अभी से अगर आप जागरूक हो जाएंगे और केवल आप ये समझिए डायरेक्ट सेलिंग कंप में आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए, एक सफल मार्गदर्शन वाले सफल व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए और उससे मार्गदर्शन लेने के बाद सफलता के जब डायरेक्ट सेलिंग प्रॉपर सिस्टम थे, एजुकेशन लेके आप करना चालू करेंगे। आपके पास कुछ एजुकेशन लेने के लिए नहीं तो हमारी बुक आपने इसको मंगवा के आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको गाइड मिलेगा, आप गाइड होंगे। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप उतना पैसा तो कमा लेंगे जितना पैसे से आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। उनको सफलता जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चल के और आती है। एक आपकी बेटी है, बेटी की शादी करनी है। अब शादी अगर आपने पैसा नहीं कमाया आपने उतना, और बेटी की जब शादी करते हैं उसके पास अच्छे उसके सुयोग्य वर्ग आप शादी के पैसे की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते हैं। तो कोसने की जगह पे आपके पास सही ऑप्शन है कि अभी से आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए। जो काम कर रहे हो उस काम को बिना छोड़े, आप पार्ट टाइम में जो समय आप बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया में, उस समय को 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर तरीके से आप अगर देना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे करके आपका 2 से 3 साल के अंदर, आपका 4 साल के अंदर सेटअप बन के तैयार हो जाएगा जो आपके सपने पूरे करेगा, आपके परिवार के सपने को पूरा करेगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, सपोज कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो काम कर रहा है और काम करते करते क्या अचानक उसको दुनिया से चला जाता है, तो साथियों किसी के जाने के बाद उस व्यक्ति की कमी को नहीं पूरा किया जा सकता है। और हमने देखा है कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर करोड़पति अरबपति लोगों को देखा है कि वो व्यक्ति कमाने वाला था, वो चला गया तो उसका परिवार भी खर जाता है और रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने 3 से 5 साल के अंदर एक अपना साम्राज्य बना देते हैं, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति अगर दुनिया में नहीं भी रहता है तो उसका एक सेटअप जो बन जाता है, वो काम कर रहा होता है और उसके पास पैसा, उसके नॉमिनी के नाम पैसा आता रहता है। उस व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस परिवार को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है जो परिवार पैसे की कमी से कभी नहीं बिखर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कहना चाहूँगा सर, डायरेक्ट सेलिंग पे ऊपर जब मैं बात करता हूँ और गवर्नमेंट को जब इसके ऊपर एडवाइजरी बहुत सारी जो देनी है, हमारे पास जो PPT वगैरह बनवा के रखा है, गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट सेलर के जो कुछ लीडर हैं, जो टॉप लीडर हैं जिन्होंने एक सिद्धांत पे काम किया है, बहुत सारे ऐसे लीडर हमारे परिचित हैं, आप भी जानते हैं उनको सिद्धांत पे किया, उस सिद्धांत को अगर देश के लोग फॉलो करने लगे तो हमको लग रहा है देश बहुत आगे जाएगा। जी जी। जैसे एग्जाम्पल हम आपसे बात करना चाहेंगे, इसमें आपके हर्षवर्धन जैन सर का है। हर्षवर्धन जैन सर का एक उन्होंने वीडियो बनाया कि कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई कि उनके पेरेंट्स का, उनके फादर का पैर किसी की कार से उनका पैर टूटा। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही कि इनके खिलाफ FIR करिए, इन्होंने ज़मीन बेची है, इससे आपका पैसा लिया जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया और उनको बाद में ये मिला कि उनकी करोड़ों रुपए उनका बर्बाद होने
से बच गया है। तो हमें तो गवर्नमेंट को इस तरीके से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर्षवर्धन जैन जैसे लोगों को नेशनल टीवी पे लोगों को जागरूक करने के लिए लाना चाहिए, जिससे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे विचारों के लोग हैं, वो विचार पूरे देश के लोगों को मिले। दूसरे व्यक्ति हैं जो हमारे मेंटर हैं लखविंदर सिंह खंगूरा सर, उनका अफर्मेशन की पावर 46 लाख रुपए के कर्जे में हुआ करते थे। 6.5 साल के अंदर उस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए कमाया और लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए रेगुलर इनकम आ रही। तो उनसे सीखने का अफर्मेशन की पावर क्या होती है, किस तरीके से उन्होंने 300 लोगों को करोड़पति बना चुके हैं और 2000 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लोगों को, लीडर्स को, लोगों को जब जागरूक होंगे, इस पे काम करेंगे तो देश का रियल विकास होगा सर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। आपने बहुत उत्साह और बहुत भावना के साथ में डिटेल में बताया कि जो भी निकलेगा सर दिल से निकलेगा देश के लिए। सेलिंग जो है क्यों करना चाहिए और क्या क्या फायदे हैं। जी सर। थोड़ी आपकी किताब के बारे में बातचीत करते हैं। जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग का विज्ञान। जी सर। किताब लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और उद्देश्य क्या रहा? जी सर, किताब लिखने के पीछे जो कारण था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की, एजुकेशन की बहुत कमी है। बहुत सारे लोग आते हैं और तरह तरह की जानकारी देते हैं, जिससे पूरी जानकारी जब मार्केट में नहीं होती है तो लोग शिकार हो जाते हैं, बहुत बड़े घोटाले का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारे ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी आए, उन्होंने हमें बता दिया एक कंपनी के बारे में, उनके हमने विश्वास पे, उनके दबाव में ज्वाइन हो गए। तो बुक लिखने के पीछे एक ही कारण है कि आप किसी के दबाव में मत आइए। आप अपने जो आपका ज़िंदगी की डोर है, किसी के हाथ में ऐसे मत पकड़ाइए। आप खुद स्टडी करिए, आप समझदार हैं, आपने, आपके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, आप को एजुकेशन दिलाई है, आपने, आपकी बड़ी एजुकेशन है। जब वहाँ पढ़ाई करके आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़िए और बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो सर, मार्केट में मुझे ये बुक लिखने पीछे कारण था कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी बुकें हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलर को एजुकेशन देने के लिए। मार्केट की कोई भी ऐसी एजुकेशन नहीं थी, बुक नहीं थी जो नए व्यक्ति को अगर दे दिया जाए वो उसको पढ़ के उसमें ट्रेडिशनल मार्केट से रिलेट करके बस उसको समझ सके। तो इसमें मैंने मोस्टली सिंपल लैंग्वेज में ये लोगों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है कि इसको अगर पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग की क्षमता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इस पे काम करेंगे। जब इस पे काम करेंगे, बात करेंगे, तो आगे चल के एजुकेशन लेने के बाद वो व्यक्ति फिर सिस्टम को फॉलो करना चालू कर देता है। जब सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हैं, 4 बेसिक्स जो भी हमारे हैं उसको फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे करके टीम बनना चालू हो जाती है और पैसा कमाना चालू कर देते हैं, जो हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगे। दैट्स ग्रेट। अमरनाथ जी, आपने बुक मुझे भेजी और बुक पढ़ना मेरी चूँकि आदत है, मैंने बिल्कुल एकदम हाईलाइट कर करके इसको पढ़ा है। जी सर। और इस बुक की मुझे सबसे बड़ी विशेषता ये लगी, एक कहावत है ना कि गागर में सागर भरना। जी सर। तो आपने 120 पेज में डायरेक्ट सेलिंग के लगभग हर पहलू को आपने इसमें छू लिया है। जी सर, 119 चैप्टर है इसमें से। हाँ, 120 पेज और 119 चैप्टर अद्भुत है अपने आप में। मैंने तो जो डायरेक्ट सेलिंग की किताबें लिखी हैं और बहुत डिटेल में लिख दी, तो वैसी तो 15-20 किताबें इसमें समाहित हो सकती हैं। दोनों जरूरत सर, आपकी जो बुक है वो डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आ जाते हैं उनको एजुकेशन देने के लिए, लेकिन ये बुक उसके लिए, इसीलिए नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग विज्ञान। और आगे हो सकता है कि चूंकि इसमें को राइटर जो हैं हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो MBA के फैकल्टी हैं, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सिद्धांशु राय जी। और आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस अगर आता है तो ये बुक बहुत वरीता रहेगी। ये बुक आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस में भी पढ़ने को मिलेगा। अब चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिलेबस आता है वो ग्रेजुएशन से वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो इंट्रोडक्शन के पर्पज से ये हमारी बुक बहुत बढ़िया काम कर रही है। दैट्स ग्रेट। एक व्यूवर ने प्रश्न भी पूछा है, उषा भारी ने, सर बुक कैसे मिलेगी, कहाँ पे अवेलेबल है? मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा। इसके लिए बाकी आपके दर्शकों को बता दें सर कि ये बुक हमारी अमेजॉन पे लिस्टेड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे, वो बुक आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। या बाई चांस कोई नहीं कर सकता है, बल्क में किसी को ऑर्डर चाहिए, तो बुक आप जब उसमें सर्च करेंगे तो उसमें एक पेज हमारा दिखेगा कानपुर हेल्थ कमेटी। कानपुर हेल्थ कमेटी के पेज में डालेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर भी मिल सकता है,
वहाँ से नंबर लेने के बाद भी आप फ़ोन करके बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे असिस्टेंट का नंबर पड़ा हुआ है। राइट। हाँ, तो बल्क अगर किसी को चाहिए, तुरंत जल्दी चाहिए, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। नहीं, हम डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी दे देंगे और अमेजोन का लिंक भी दे देंगे, ताकि जिन लोगों को चाहिए तो उनको वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। जी सर। बिल्कुल, इंटरव्यू के हम लास्ट पार्ट में हैं अमरनाथ जी। जी सर। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स को? एक ही शब्द कहना चाहेंगे सर लोगों से, बस एजुकेशन लीजिए, एक मजबूत कंपनी का चुनाव करिए। बस जैसे एक यहाँ लेना चाहेंगे कि एक कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ा था, किसी ने पूछा था कि कंपनी का चुनाव करना कैसे करना चाहिए। तो क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं सर, तो कुछ पैरामीटर चेक करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम जा रहे हैं, एक बड़ा करियर बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ भी पैरामीटर चेक करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं तो देखते हैं सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड के अलावा क्या है, सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, कई पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं। इसी तरीके हमें कोई भी कंपनी में चुनाव करने के पहले हमें 5P होते हैं, उनको देखना जरूरी है, जिसमें पहला हमारा P है प्रोफाइल। प्रोफाइल जरूर चेक करना चाहिए। बड़ी कंपनी का अगर है, प्रोफाइल अच्छी है, तो वहाँ सफलता के चांसेज हैं। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी कंपनी एक कमरे से स्टार्ट होती है, और बहुत सारे लीडर सर हमको मिलते हैं जो टॉप लीडर बनने के चक्कर में उनका कैरियर खराब हो गया है। क्योंकि कोई भी कंपनी आती है, एक कमरे से स्टार्ट होती है, एक कम समझदार लीडर को उठा के बोलती है हम आपको टॉप लीडर, फाउंडर लीडर बना रहे हैं, वो वहाँ काम करना चालू करते हैं। हाँ, वो फाउंडर लीडर बन सकते हैं, लेकिन 90% चांसेस फेल होने का है। क्योंकि जब दो व्यक्ति हमारे सामने खड़े, एक व्यक्ति कह रहा सफल है, वो कह रहा हम आपको सफल कर देंगे, और एक व्यक्ति जो खड़ा है जो अभी खुद सफल नहीं, वो कह रहा है हम आपको सफल कर देंगे, तो हमें चुनाव करना है कि किस व्यक्ति के साथ जाना है। तो प्रोफाइल मजबूत होनी चाहिए, कंपनी का बैकअप होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होती है, कई कंपनियां वो लीडर करना चाहता है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो काम करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन कई बार फाइनेंशियल बैकअप का नहीं होता है, उसका शिकार हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी राजनीति का शिकार हो जाते हैं, उनके खुद के ऑफिसेज हैं कि नहीं। तो ये जो हमारा पहला P प्रोफाइल बहुत चेक करना चाहिए। उनका रिसर्च पेपर क्या है, उनका सर्विसिंग क्या है, ये बहुत सारी चेक करना जरूरी होता है। और बड़ी प्रोफाइल और रिसर्च पेपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारा जिस कंपनी के प्रोडक्ट में ज्वाइन हो रहे हैं उसके प्रोडक्ट का रिसर्च पेपर, मार्केट उसका प्राइस क्या है, मार्केट रेट का है कि नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं। क्योंकि रिसर्च पेपर नहीं होगा तो कई कंपनियां हमने देखी कि उनके आयुर्वेद के नाम पे, आज आयुर्वेद इसलिए बदनाम है क्योंकि मार्केट में जो लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब अगर किसी को गलत तरीके के प्रोडक्ट दे दिए गए जिसमें केमिकल है, उसके रिजल्ट नहीं मिला, जब तक खाया इसके बाद रिजल्ट मिले, खाना बंद कर दिया, तो उसकी समस्या और बढ़ गई। उस एक्सपीरियंस के दम पे लोग फिर बात करते हैं और निगेटिविटी बात करते हैं। जब आप रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपके पास रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिसर्च बेस होना चाहिए, मार्केट रेट का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा अगर होगा तो वो भी उसको लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा, मार्केटिंग प्लान आपका जो होना चाहिए, तो बहुत सारी अगर कंडीशन है चीज़ें तो वो आपको देख लेना चाहिए। वो पैरामीटर आप जब चेक करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपका इनिशियल लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के लीडर इसलिए फेल हो गए क्योंकि वहाँ पे टॉप लेवल के लीडर को वहाँ पे पैसा ज़्यादा दिया गया, बांटा गया, और जो शुरुआत के लीडर थे तो वहाँ सपोर्ट नहीं दिया गया कंपनी से। तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अगर आपके पास नहीं है या आपके पास प्रॉपर कंपनी का एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए। मान के चलिए अगर सपोज कि अगर किसी कारणवश के आपके अपलाइन का साथ छूट जाता है, फिर भी अगर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम मजबूत है और आप उस एजुकेशन के दम पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। दैट्स ग्रेट। आपने 4 चीज़ें बताई, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और एजुकेशन सिस्टम आपने चेक करना है। जी सर। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को, इन 4 चीज़ों के साथ में ये भी चेक करना है कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं हमारे, जिनको हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं, उनको भी फॉलो करती हो। और रूल्स का भी हम रूल्स की PDF हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, वहाँ से आप उनको भी चेक कर सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, अद्भुत अमरनाथ जी। आप चूँकि लेखक हैं, हर चीज़ की बहुत डिटेल जानकारी आपके पास में रहती है। जी सर। हमारे पास समय की लिमिटेशन है, आपका ज्ञान एक एपिसोड में तो नहीं समा सकते,
लेकिन निश्चित रूप से फिर 2 मिनट 3 मिनट और लेना चाहेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, लोगों के लिए मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारे नेगेटिव मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग बात करते हैं जी, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो सर वो लोग गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। हम लोगों की कमी कि हम लोगों ने अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके गवर्नमेंट से, क्योंकि होता क्या है किसी भी सेक्टर को अगर गवर्नमेंट सेक्टर से अगर प्रमोशन मिल जाता है तो वहाँ हर व्यक्ति का ध्यान जाता है और उस पर फिर पॉजिटिविटी आ जाती है। क्योंकि कहा गया है किसी भी सेक्टर की जो शुरुआत होती है वो हमेशा 4 चरणों से होकर गुजरती है। निगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस, ग्रोथ, आपका ग्रोथ फेस, फिर कंपटीशन फेस। जैसे बैंकिंग सेक्टर के एग्जांपल दें, जब बैंक शुरुआत में आया था तो बैंक में लोग कहते थे पैसा रखने की बात, जब बैंक कहती थी हमारे यहाँ पैसा रखो तो लोग नहीं रखते। लोगों का कहना होता था हम तो ज़मीन के अंदर पैसा रखें, वहाँ हमारा सेफ है। तो बैंक कहती थी यहाँ पैसा सेफ है, तब वो जवाब देते थे हम बैंक के ज़मीन के अंदर रखे हैं। जब बैंक ने बोला कि हम ब्याज भी देंगे तब लोगों ने पैसा रखना चालू किया। तो वो निगेटिव फेस से पॉजिटिव फेस में आना चालू हुआ। फिर जब बैंक में लोग पैसा देना चालू करे, जमा करना चालू किए, फिर इसके बाद कुछ लोगों को नौकरी मिलना चालू हुई। लोग जब बैंक में देखे कि हमारा ये फ्रेंड नौकरी कर रहा है, नौकरी के बाद वो बहुत अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल है, उसको देखा तो लोगों ने बैंक में नौकरी करने के लिए अप्लाई करना चालू किया। पहले आप देखते थे कि IBPS के एग्ज़ाम नहीं हुआ करते थे, किसी को कहीं भी बुला के अपने रिलेटिव को जॉब दे दिया जाता था। आज तो कंपटीशन बैंक में जॉब करने के लिए है। सेम हर इंडस्ट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है, निगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस, ग्रोथ फेस और कंपटीशन फेस। अगर गवर्नमेंट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट के लोग अगर इसको प्रमोशन देना चालू कर देंगे या इसकी सुनना चालू कर देंगे तो यहाँ हमारा निगेटिव से पॉजिटिव तो आ चुका है, पॉजिटिव से ग्रोथ फेस आना चालू हो जाएगी और फिर कंपटीशन यहाँ आ जाएगी। आगे आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा और ये जल्दी ही आएगा। बस हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग आपके साथ डिस्कशन हुआ, प्लानिंग करेंगे और जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं आप सबकी हेल्प लेंगे और हम अपनी बात, क्योंकि कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। हम लोग भारत में सरकार हमारे, उनका जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं लोग, उनका कर्तव्य बनता है हम लोगों को विकसित करना, हम लोगों की जिम्मेदारी को पूरा करना। हम अपनी बात रखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से क्या क्या हो सकता है और उसको अगर उन लोगों को समझाने में सफल हो गए तो वो लोग इसको प्रमोट करेंगे और जब प्रॉपर प्रमोट करेंगे तो जो बहुत सारी जानकारी के अभाव में लोग कमी इस तरीके से बातें करते हैं, बात होना बंद हो जाएंगे। एक और लोगों से हमारे सामने निगेटिविटी आती है कि बहुत सारे लोगों जब प्लान दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाती है तो लोग कहते हैं ABCD ये कंपनी एक बहुत सारी रही है, क्या इसके तरीके की है क्या? तो मुझे सुनने को मिला था कि वो कंपनी बाहरी जब इंडिया के अंदर जब लॉन्च हो रही थी तो कुछ इंग्लैंड के ऐसे लोग थे जो इनके साथ एजुकेशन में इस तरीके दी गई कि भारत के अंदर ज़बरदस्ती लोगों को प्रोडक्ट पहनाना। पता चला किसी के पास कार नहीं लेकिन फिर भी कार वाश उनको दिया गया, या जिनको नहीं कर सकते थे उनको भी ज़बरदस्ती बड़े बड़े सपने दिखाए गए, उसके बाद उनको उसमें एजुकेट नहीं किया गया। तो जिसके कारण एजुकेशन के अभाव में लोगों के सपने पूरे टूटे। जब सपने टूटे तो लोगों को लगता है कि एक कंपनी आई थी और उसने लोगों के सपने तोड़े, ये ऐसी काम कर रही थी, इसी तरीके डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हो सकती है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। भारत की कंपनियों के अंदर भारत सरकार प्रॉपर प्रमोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे नीति आयोग के CEO रहे, उनका भी एक सेंटेंस आया कि भारत के बेरोजगारों की, अगर भारत को रोजगार देना है या भारत के जितने भी नवयुवक हैं इनको बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो 2 सेक्टर हैं। एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और दूसरा हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, या दोनों में से एक कर लिया जाए। उनका कहना था या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए या हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे संभावनाएं हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री लोगों ने अपने स्पीच दे चुके हैं इनके लिए। तो आगे चल के साथियों बहुत ही अच्छा हमारी ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बस आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे लास्ट में कि आप कुछ मत सुनिए, जो भी मीम्स बनाते हैं कुछ, बस केवल आप उसको स्टडी करिए। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर स्टडी करने के लिए एक सफल व्यक्ति के साथ आप बैठिए। सफल व्यक्ति के साथ जब बैठेंगे तो वो आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएगा, प्रॉपर तरीके बताएगा, क्योंकि आपको
किसी भी सेक्टर का आपको अगर परफेक्ट व्यक्ति बनना है तो उस व्यक्ति के परफेक्ट व्यक्ति के साथ में बैठ के हमको सीखना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग सफल हैं, परफेक्ट हैं, उनके साथ अगर आप बैठ के डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और आपका करियर कैसे बनना है इस पे गाइड करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में जब आप सफल होंगे तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी परिवर्तित करके लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी, आपने समय निकाला कानपुर से और ये किताब लिखी, इसके लिए भी विशेष आपका आभार, क्योंकि जितनी एजुकेशन लोगों के पास में जाएगी उतना कहीं ना कहीं सक्सेस रेट बढ़ेगा। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स डिस्कस किए और हमें विश्वास है कि ये इंटरव्यू के माध्यम से लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा, उस बिजनेस को ग्रो करने में हम लोग हेल्पफुल साबित होंगे। दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सो ये थे डॉक्टर अमरनाथ कश्यप, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, बहुत शानदार किताब लिखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।